So electric flux is the dot product of electric intensity and area vector. So electric flux is denoted by letter phi. Phi is equal to E bar dot D, E bar dot A bar. E bar dot A bar. मतलब electric intensity is a vector quantity, area is also vector quantity, and therefore electric flux is a scalar quantity. डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, हमें स्केलर क्वांटिटी ही देता है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस वे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. ओके, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. सो फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा. फिर थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड area vector. Okay, angle between E bar and A bar, that is the flux. So it is scalar quantity, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity. and इसका SI यूनिट अभी क्या आ जाएगा, SI यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या रहता है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक यूनिट न्यूटन पर कूलम है, वैसे ही दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर. वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, दिस इज वन यूनिट. अनदर इज वोल्ट मीटर, दैट इज द अनदर यूनिट, दैट इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं. डायमेंशन कैसे निकालना है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज रहता है इनटू एरिया. इसका हमें डायमेंशन निकालना है. फोर्स का m1 L1 T-2 एंड चार्ज का T1 A1 एंड एरिया का L2. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज m1 L1 T-3, सॉरी m1 L3, दैट इज L1 एंड L2 यहाँ पे है ना. सो m1 L3 T-3 A-1. So this is the dimension of the electric flux. M1 L3 T-3 and A-1. अगर सरफेस यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन सरफेस अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फ्लक्स को इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा. सो फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट DS बार. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे भी लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू DS, मतलब क्या है, स्मॉल एरिया. DS is nothing but small area, very small area. Okay, so phi is also given by formula, phi is equal to integration of E bar dot DS bar. Okay, and dot product क्या रह सकता है, जीरो रह सकता है, या फिर नेगेटिव भी रह सकता है, या फिर पॉजिटिव भी रह सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ E bar and A bar. If E bar and A bar are opposite to each other, then flux will be negative. If E bar and A bar in the same direction, flux will be positive. And if E bar and A bar are perpendicular to each other, then flux will be zero. तो यहाँ पे देखिए केस 1. Suppose there is a cylinder like this. केस 1 क्या है, देखिए केस 1 इज व्हेन E bar and A that is DS bar या फिर A bar are parallel or same direction, are in same direction. If E bar and DS bar are in same direction, flux is positive
and maximum. ओके, सो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल इस तरह से लेना पड़ेगा. सपोज यहाँ पे एक सिलेंडर है लाइक दिस. Suppose this is a cylinder. And direction of the electric field is from left to right like this. This is the direction of the electric field, suppose. E bar. इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है एंड यहाँ पे हमने एक सिलेंडर रखा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो राइट का सरफेस है, राइट हैंड साइड का सरफेस, यहाँ पे एरिया वेक्टर मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर मतलब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स एरिया एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं. तो इस राइट का जो प्लेन सरफेस है उसको मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब ds बार एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई बार दोनों क्या रहेंगे? सेम डायरेक्शन में रहेंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव एंड कितना रहेगा यहाँ पे? सपोज अगर एरिया ए है तो E इंटू ए आ जाएगा. ई ए कॉस थीटा एरिया रहता है ना, ई ए कॉस थीटा, दैट इज E इंटू ए इंटू कॉस 0, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए आ जाएगा. ओके, मतलब क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होना चाहिए. ई बार एंड ds बार सेम डायरेक्शन में आने के लिए, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान में रखिए. एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में आने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा? 0. एंड थीटा 0 रहेगा मतलब फ्लक्स मैक्सिमम रहेगा. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे केस 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हेन एरिया इज परपेंडिकुलर टू, when any surface or area is perpendicular, any surface is perpendicular to electric intensity, तो यहाँ पे क्या होता है? थीटा 0 आ जाता है. एंड थीटा 0 आता है मतलब फ्लक्स क्या आता है? फ्लक्स इज मैक्सिमम आता है एंड दैट इज EA. क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एरिया अगर परपेंडिकुलर होगा तभी ज्यादा से ज्यादा लाइंस उसमें से पास हो सकती हैं. एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए मतलब थीटा 0 होना चाहिए. परपेंडिकुलर, अभी एरिया परपेंडिकुलर तो थीटा 0 क्यों आ जाएगा? बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड ds बार. एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर में से ये एंगल है. तो इसके लिए पहले आपको एरिया वेक्टर का कंसेप्ट ठीक से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आ सकता है. ओके, तो क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एरिया वेक्टर का कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद once again we will study all these cases so that you can better understand this. करेक्ट, सरफेस परपेंडिकुलर अगर है तो थीटा 0 आता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, थीटा 90 नहीं रहता, थीटा 0 रहता है. ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको एरिया वेक्टर की कंसेप्ट में बताऊंगा. ओके, नेक्स्ट टाइम.